तो फिजिक्स का आज क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट इज स्ट्रेन। अ स्ट्रेस कैन प्रोड्यूस अ चेंज इन शेप। स्ट्रेस ऊपर हमने पढ़ा फोर्स पर यूनिट एरिया, तो उसकी वजह से शेप, लेंथ और वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम, उसकी लेंथ और उसकी शेप चेंज हो सकती है। तो फिर अ कंपैरिजन ऑफ चेंज caused by the stress with the original length, जो चेंज हुई है लेंथ में, उसको ओरिजिनल लेंथ के साथ उसकी रेशो जो है उसको कहते हैं स्ट्रेन। ओरिजिनल लेंथ में चेंज हुई है लेंथ, वॉल्यूम एंड शेप इज कॉल्ड द स्ट्रेन। अ कंपैरिजन ऑफ चेंज caused by stress with the original length, वॉल्यूम और शेप इज कॉल्ड द स्ट्रेन। तो टेंसाइल स्ट्रेन, इफ अ स्ट्रेस प्रोड्यूसेस अ चेंज इन लेंथ, सिर्फ लेंथ में चेंज हुई है, वॉल्यूम वगैरह को कंसिडर हम नहीं करते, ऑफ एन ऑब्जेक्ट, देन द स्ट्रेन इज कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेन। देयरफॉर टेंसाइल स्ट्रेन, जैसे कि हमने यहाँ बताया, चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ, तो ये टेंसाइल स्ट्रेन का फार्मूला बन गया, चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। यूनिट इसकी क्या है, क्योंकि ये भी लेंथ है ये भी लेंथ है, तो यूनिट इसकी कोई नहीं होती। एज द स्ट्रेन इज अ रेशियो बिटवीन टू सिमिलर क्वांटिटीज, ये मिस है, क्लियर कर लेना, टू सिमिलर क्वांटिटीज, सो इट हैज नो यूनिट। हुक्स लॉ, द स्ट्रेन produced in a body by the stress applied to it is directly proportional to the stress within the elastic limit of the body. Within the elastic limit of the body means के बॉडी को इतना रीशेप किया जाए, शेप चेंज की जाए कि वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाए अगर उसकी फोर्स हटाई जाए। और जब उसके इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा उसको खींच लिया जाए तो फिर वो उस पर हुक्स लॉ अप्लाई नहीं होता। तो ये बताया हुआ द स्ट्रेस, द स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी, जो स्ट्रेन उसमें चेंज हुई है, बॉडी में जो चेंजिंग हुई है लेंथ में, तो वो जो फोर्स अप्लाई की है स्ट्रेस उसके प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वो ज़्यादा होगी तो स्ट्रेन ज़्यादा होगी, स्ट्रेस ज़्यादा होगी स्ट्रेन ज़्यादा होगी। द स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी बाय द स्ट्रेस अप्लाइड टू इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेस विदन द इलास्टिक लिमिट ऑफ द बॉडी। इलास्टिक लिमिट के अंदर मैथमेटिकल फार्मूला, स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ये प्रोपोर्शनल है, अल्फा लिख दिया प्रोपोर्शनल, ठीक है। स्ट्रेस इक्वल्स, प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वल में चेंज करने के लिए कांस्टेंट चाहिए, तो कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय स्ट्रेन, ये कांस्टेंट हो गया। और अगर स्ट्रेन को इधर ले आ जाए, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन इक्वल्स कांस्टेंट। हुक्स लॉ इज एप्लीकेबल टू ऑल काइंड्स ऑफ डिफॉर्मेशन, कोई जो भी चेंज उसकी शक्ल में चेंजिंग हो तो उस पर हुक्स लॉ अप्लाई किया जा सकता है। ऑल टाइप्स एंड ऑल टाइप्स ऑफ मैटर, फॉर एग्जांपल सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस, विद इन सर्टन लिमिट के अंदर। क्वेश्चन नंबर 19 है, डिफाइन यंग्स मॉडुलस। द रेशो, ये एन नहीं है, रेशो of stress and strain is constant within the elastic limit. This constant is called the Young's modulus. यही जो ऊपर आपने पढ़ा है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन इक्वल्स कांस्टेंट, तो ये जो कांस्टेंट है इसको यंग्स मॉडुलस कहते हैं। द रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इज अ कांस्टेंट, स्ट्रेस और स्ट्रेन की रेशियो कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट जो है इसको यंग्स मॉडुलस कहते हैं। इसकी यूनिट क्या है, SI यूनिट ऑफ यंग्स मॉडुलस इज न्यूटन पर मीटर पर स्क्वायर मीटर। इसकी यूनिट क्या है, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। व्हाट इज इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट क्या है, व्हेन स्ट्रेस इज इंक्रीज्ड द स्ट्रेन आल्सो गोज ऑन इंक्रीजिंग, यानी फोर्स उसको रीशेप कर लिए, वो ज़्यादा करते जाएं तो उसकी लेंथ में चेंजिंग भी ज़्यादा होती जाएगी, अनटिल
देयर कम्स अ लिमिट, एक वक्त आएगा व्हेन स्ट्रेस इज रिमूव्ड, तो फिर जब स्ट्रेस रिमूव की जाए दी ऑब्जेक्ट डज नॉट कम बैक टू इट्स इनिशियल स्टेट, तो वो ऑब्जेक्ट अपनी इनिशियल स्टेट में नहीं आएगा, अब शक्ल चेंज होगी, वो चेंज ही रहेगी। तो ये इलास्टिक लिमिट से ऊपर चला गया, वो वापस नहीं आया। दिस लिमिट ऑफ स्ट्रेस इज कॉल्ड इलास्टिक लिमिट, वो लिमिट इसकी इलास्टिक लिमिट कहलाती है। यानी किसी चीज़ को खींचा या दबाया, उसकी शेप चेंज हुई है और फिर हमने जब ऊपर फोर्स छोड़ दिया है, वो फिर वो अपनी ओरिजिनल शेप में आ गई है, और फिर हमने इतनी फोर्स लगाई है कि वो उसको छोड़ा है, फोर्स को छोड़ा है, तो वो अपनी ओरिजिनल शेप में नहीं आई, तो इसका मतलब वो इलास्टिक लिमिट से ऊपर चली गई है, ये इलास्टिक लिमिट है। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट आर द इलास्टिक मटेरियल्स, गिव सम एग्जांपल्स। इलास्टिक मटेरियल्स कौन से हैं, यानी किन में इलास्टिसिटी है, उसको थोड़ा सा रीशेप करें और फिर वो वापस अपनी असल शेप में चले जाएं। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इलास्टिक इफ इट restores its original size and shape after the external force ceases to act, जब उस पे जो फोर्स लगी है एक्सटर्नल फोर्स वो रुक जाए, सीजेज ख़त्म कर दिया जाए, तो वो अपनी असल शेप में या साइज में आ जाए, तो उसको कहते हैं इलास्टिक ऑब्जेक्ट, इलास्टिक मटेरियल्स। फॉर एग्जांपल रबर, प्लास्टिक, नाइलन, आयरन एट्सेट्रा। आयरन भी किसी लिमिट तक, तो ये इलास्टिक मटेरियल्स हैं। हाउ प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी इज यूज्ड इन आवर डेली बॉडी, हमारी डेली बॉडी में कैसे इसका यूज़ है इलास्टिसिटी का। नॉट ओनली मेटल्स एंड अदर मटेरियल्स आर इलास्टिक, आवर बॉडी मसल्स आर आल्सो इलास्टिक, हमारे बॉडी मसल्स भी इलास्टिक हैं। मोस्ट ऑफ द actions of our body are possible due to expansion and contraction of the muscles, हमारे मसल कंट्रैक्ट करते हैं और एक्सपेंड करते हैं, तो हमारे बाजू वगैरह हिलते हैं, बाजू हम इकट्ठा करते हैं तो कंट्रैक्ट कर देते हैं मसल्स, और एक्सपेंड करते हैं तो बाजू हम आगे फैला देते हैं। सिमिलरली ज़्यादा मूवमेंट्स हमारी जो हैं इस पर डिपेंड करती हैं। क्वेश्चन नंबर 18, प्रूव दैट SI यूनिट ऑफ यंग्स मॉडुलस इज पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो ये प्रूव करें कि यंग्स मॉडुलस की हमने ऊपर यूनिट पढ़ी है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो वाकई ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है इसकी यूनिट। तो प्रेशर इज आंसर, प्रेशर इज कैलकुलेटेड मैथमेटिकली एज P इक्वल्स F/A, तो P की यूनिट क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो सिमिलरली ये स्ट्रेस की यूनिट, स्ट्रेस ऐसे ही है जैसे फोर्स है, और स्ट्रेन ऐसे ही जैसे लेंथ है, तो ठीक है एरिया, तो ये फोर्स न्यूटन और ये मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये वही यूनिट बनती है जो प्रेशर की है, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एंड इट इज़ आल्सो नेम्ड एज पास्कल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल कहते हैं, 1 पास्कल। आज का काम इतना ही है। तो केमिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट अ नोट ऑन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इन डिटेल। वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस से, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करके उसको डिफरेंट कंपोनेंट्स में चेंज किया जाता है, वापस बदला जाता है। तो वाटर के कंपोनेंट्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो इसकी इलेक्ट्रोलिसिस से हाइड्रोजन अलहदा की जाती है, ऑक्सीजन अलहदा की जाती है। प्योर वाटर इज़ अ वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो प्योर वाटर हो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करती। ये जो हम आमतौर पे हादसा सुनते हैं, वॉशिंग मशीन कपड़े धोते हुए वो औरत को बिजली करंट पड़ी, वो मर गई, तो असल वजह ये है कि ये प्योर वाटर तो नहीं है, उसमें सरफ मिली हुई है, उसमें कुछ और इम्प्योरिटीज़। वैसे भी कोई भी वाटर है जो हम पीते हैं वो भी प्योर नहीं है, उसमें भी मुख्तलिफ साल्ट्स वगैरह हैं, तो वो इलेक्ट्रोलाइट बन जाता है। प्योर वाटर अगर है तो वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास ना कर सकती है, ना होने के बराबर है। इट आयोनाइजेज टू अ वेरी स्मॉल एक्सटेंट, आयोनाइजेज हाइड्रोजन ऑक्सीजन आयन चेंज होते हैं बहुत थोड़े,
ये जैसे हाइड्रोजन आयन है, ये ऑक्सीजन आयन है और OH आयन है, तो ये होते हैं लेकिन बहुत थोड़े। लेकिन जब एसिड मिला दिया जाए या बेस या साल्ट वगैरह मिला दिए जाए तो फिर ये आयन्स में चेंज हो जाते हैं, फिर आयोनाइज हो जाते हैं और फिर इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर बन जाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट बन जाते हैं। इट आयोनाइजेज टू अ वेरी स्मॉल एक्सटेंट। द concentrations of hydrogen ions and hydroxyl ions are both at 10 raised power minus 7। तो इसके जो कंसंट्रेशन है हाइड्रोजन आयन की और हाइड्रोक्सिल आयन की, वो 10 रेज पावर माइनस 7 होती है, अलग अलग दोनों की, मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब रिस्पेक्टिवली। When a few drops of an acid are added in water, its conductivity improves। एसिड मिला दिया जाए तो वो उसका कंडक्टर बन जाता है इलेक्ट्रिसिटी का, यानी इलेक्ट्रोलाइट बन जाता है। 4H2O एसिड मिल गया तो H आयन बन गए और OH आयन बन गए। When an electric current is passed through acidified water, एसिड मिले हुए पानी में से करंट गुजारी जाए, वाटर splits up into hydrogen ions and hydroxyl ions, OH ions, hydroxyl ions। हाइड्रोक्सिल आयन्स मूव टुवर्ड्स, अब इन पे नेगेटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे, यानी एनोड की तरफ जाएंगे। एंड हाइड्रोजन आयन्स मूव टुवर्ड्स नेगेटिव इलेक्ट्रोड, यानी कैथोड। एंड डिस्चार्ज टेक्स प्लेस एट दीज इलेक्ट्रोड्स, और वहाँ इलेक्ट्रोड से, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन आयन है, पॉजिटिव आयन है, तो वो जाके इलेक्ट्रॉन लेगा और हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। तो ये इसके कंस्ट्रक्शन है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर के मेथड की। तो ये ट्यूब्स हैं, यहाँ वाटर है और इसमें ये इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, बैटरी है, ये एनोड है और ये कैथोड है, ये इसका टर्मिनल नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो ये वाटर है, वाटर इसमें भी है, इसमें भी, इसमें तीनों में वाटर है। तो हाइड्रोजन गैस जब इसकी इलेक्ट्रोलिसिस होती है तो हाइड्रोजन जो है वो किधर जाएगी, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, यानी कैथोड की तरफ। कैथोड से वो अपना वो इलेक्ट्रॉन लेगी और हाइड्रोजन बन के ऊपर चली जाएगी। और ऑक्सीजन जो है वो नेगेटिव पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, एनोड की तरफ, तो वहाँ वो इलेक्ट्रॉन देगी और ऑक्सीजन गैस बन जाएगी। तो इसकी इक्वेशंस ये है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन एट एनोड, एनोड पे रिएक्शन क्या हुआ, ऑक्सीडेशन रिएक्शन एट एनोड, ये 4OH, ये माइनस आयन है, पॉजिटिव नहीं है, तो ये उधर जाके वाटर बन गया और ऑक्सीजन अलहदा हो गई। 4 इलेक्ट्रॉन इसने दे दिए, ऑक्सीजन ने 4 इलेक्ट्रॉन दे दिए और ऑक्सीजन बन गई और वाटर बन गया हाइड्रोक्सिल आयन का। और रिडक्शन रिएक्शन एट कैथोड, कैथोड पे क्या होगा, हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन्स हैं, ये 4 इलेक्ट्रॉन लेंगे तो 4 हाइड्रोजन एटम्स बन गए, गैस बन गई। तो ये 4 हाइड्रोजन एटम्स हैं, तो इसके मालिक्यूल बन गए 2, H2 मालिक्यूल है। तो आम तौर पे ये गैसेज वगैरह जो हैं वो मालिक्यूल्स शेप में रहती हैं, एटम की शेप में नहीं होती हैं। ओवरऑल रिएक्शन क्या हो गया, वाटर स्प्लिट्स इनटू हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। ठीक हो गया जी। कंक्लूजन, ऑक्सीजन इज इवॉल्व्ड एट एनोड इलेक्ट्रोड, ऑक्सीजन एनोड पे रिलीज होगी और जो हाइड्रोजन है वो कैथोड पे रिलीज होगी, इज इवॉल्व्ड एट कैथोड इलेक्ट्रोड। तो आज यही याद करके लिखें, इसकी प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा। सिंपल सा ही है, ये 3 ट्यूब्स हैं, यहाँ से वाटर डाला गया, वाटर इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा, इलेक्ट्रोड मिलाए हुए हैं, जोड़े हुए हैं, एनोड है ये कैथोड है, इस पानी वाटर जो है स्प्लिट हो जाएगा, उसका हाइड्रोक्सिल आयन जो है वो एनोड की तरफ चले जाएंगे, हाइड्रोक्सिल आयन से वाटर बन जाएगा और ऑक्सीजन गैस बन जाएगी। और हाइड्रोजन उसमें जो आयन्स हैं वो कैथोड की तरफ जाएंगे, वहाँ से इलेक्ट्रॉन लेंगे और हाइड्रोजन गैस बन जाएगी।
बायो का क्वेश्चन नंबर 4 है, इंटरप्रेट दैट एटीपी इज द चीफ एनर्जी करेंसी ऑफ ऑल सेल्स। एटीपी जैसा पहले पढ़ा कि कंपाउंड है जो एनर्जी ट्रांसफ़र करता है। हम फूड खाते हैं, ये एटीपी बन जाता है। जब हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है तो एटीपी टूट के हमें एनर्जी देता है और एडीपी और एएमपी बन जाता है। ये हम डिटेल से पढ़ते हैं। तो एनर्जी ट्रांसफ़र का ज़रिया सिर्फ एटीपी है लिविंग थिंग्स में। नंबर 2 है, डिस्क्राइब द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ एटीपी। एटीपी का स्ट्रक्चर क्या है? एटीपी द सेल्स एनर्जी करेंसी। द मेजर एनर्जी करेंसी ऑफ ऑल सेल्स इज अ न्यूक्लियोटाइड कॉल्ड एटीपी। न्यूक्लियोटाइड मीन्स ये कंपाउंड है। एटीपी नाम एडिनोसिन, ए से एडिनोसिन, टी ट्राई फास्फेट, एडिनोसिन ट्राईफास्फेट, एडिनोसिन ट्राईफास्फेट। डिस्कवरी, ATP was discovered by Carl Lohmann in 1929. It was proposed to be the main energy transfer molecule in the cell by Nobel Prize winner Fritz Liebmann in 1941. डिस्कवर इसने किया कैल लोमैन, उसको नोबेल प्राइज़ नहीं मिला, उसने बेचारे ने सिर्फ डिस्कवर किया। और इसने फ्रिट्स लिबमैन ने उसके बारे में बताया कि ये एनर्जी ट्रांसफ़र मॉलिक्यूल है, तो इसको नोबेल प्राइज़ मिला। एटीपी द मेन एनर्जी सोर्स इन सेलुलर फंक्शंस। सेल में एनर्जी ट्रांसफ़र का सबसे बड़ा ज़रिया एटीपी है ही एटीपी, सिर्फ ज़रिया एटीपी है। एटीपी इज़ द मेन एनर्जी सोर्स फॉर मेजॉरिटी ऑफ द सेलुलर फंक्शंस लाइक द सिंथेसिस ऑफ मॉलिक्यूल्स बनाए तो फिर एटीपी का फंक्शन है, डीएनए आरएनए प्रोटीन वगैरह। मूवमेंट में एनर्जी चाहिए तो वो एटीपी देता है। ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस, इसमें भी एनर्जी ज़रूरत होती है तो वो सारी एटीपी देता है। वैल्यू ऑफ एनर्जी, कितनी एनर्जी देता है एटीपी? द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन वन फॉस्फेट बॉन्ड इज ब्रोकन इज 7.3 किलो कैलोरीज पर मोल और 7300 कैलोरीज। किलो की जगह 1000 से इसको मल्टीप्लाई करें तो 7300 कैलोरीज हो गया पर मोल ऑफ एटीपी। एक मोल एटीपी का जो है वो इतने 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी देता है। नंबर दूसरा, इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या है एटीपी का? एटीपी की सब यूनिट्स 3 हैं। एटीपी मॉलिक्यूल, ईच एटीपी मॉलिक्यूल हैज़ 3 सब यूनिट्स। कौन कौन से? एडिनोसिन, एडेनिन और डबल रिंग्ड नाइट्रोजनस बेस। यहाँ शेप उसकी दिखाई नहीं हुई, ये बुक से देखें। ये शेप, ये क्लियर नहीं हुई। ये ना यहाँ से यहाँ आगे इधर ये रिंग बन गया, एक ये रिंग बन गया, ये डबल रिंग्ड। ये जो है एडेनिन है। एक सब यूनिट ये एडेनिन है, दूसरा ये है राइबोज है और तीसरा ये 3 फास्फेट मॉलिक्यूल हैं, फास्फेट ग्रुप्स हैं 1 2 एंड 3। ये राइबोज, ये एडेनिन और ये फास्फेट ग्रुप, 3 सब यूनिट्स हैं। तो ईच एटीपी मॉलिक्यूल हैज़ 3 सब यूनिट्स। नंबर 1 एडेनिन और डबल रिंग्ड नाइट्रोजनस बेस। डबल रिंग्ड, ये डबल रिंग्ड बनाता है, यानी 2 रिंग्स बन गए ना, एक ये। नंबर 2 राइबोज, ये राइबोज है। इसका देखें तो 1 2 3 4 5 कार्बन बनते हैं, तो यहाँ कार्बन है, 5 कार्बन बनते हैं, तो यहाँ कार्बन है और इसने आपस में बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो इसको कहते हैं 5 कार्बन शुगर। राइबोज जो है वो क्या है? 5 कार्बन शुगर। और तीसरे नंबर पे 3 फास्फेट ग्रुप्स इन अ लीनियर चेन। लीनियर एक ही लाइन में, ये एक ही लाइन में 3 फास्फेट ग्रुप्स हैं। तो एटीपी के 3
सब यूनिट्स हैं, एडेनिन, राइबोज, फास्फेट. कोवेलेंट बॉन्ड इन एटीपी. द कोवेलेंट बॉन्ड कनेक्टिंग टू फास्फेट इज इंडिकेटेड बाय द टिल्ट. ये आप देखें तो ये सीधा नहीं है, थोड़ा सा ऐसे मध्य, उर्दू में जैसे मध्य होती है इस तरह बनाया हुआ है. तो इसका क्या फंक्शन. एंड इट इज़ अ हाई एनर्जी बॉन्ड. ये हाई एनर्जी बॉन्ड है. ये बॉन्ड टूटेगा, पी फास्फेट अलहदा होगा तो बहुत ज़्यादा एनर्जी हासिल होगी. यही फास्फेट इससे जब अलहदा होगा तो 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी हासिल होगी. और फिर अगर दूसरा भी ये अगर हटा दें तो ये 2 फास्फेट रह गए. फिर इसका नाम बन जाता है एडिनोसिन डाई फास्फेट. डाई मीन्स 2 और ट्राई मीन्स 3. अगर तीनों हो तो एडिनोसिन ट्राईफास्फेट, 2 हो तो एडिनोसिन डाईफास्फेट. और अगर ये भी उतर जाए, ये भी अगर इससे अलहदा होगा तो उतनी एनर्जी हासिल होगी 7.3 किलो कैलोरी से. और फिर इसका नाम रह जाएगा मोनोफास्फेट, एडिनोसिन मोनोफास्फेट. मोनो मीन्स 1, मोनो 1, डाई 2, ट्राई 3. 3 होंगे तो एडिनोसिन ट्राईफास्फेट, 2 होंगे तो एडिनोसिन डाईफास्फेट, और 1 होगा तो एडिनोसिन मोनोफास्फेट. ये टूट जाते हैं. और फिर जब हम फूड वगैरह खाते हैं एनर्जी हासिल होती है तो ये फिर बन जाते हैं एडिनोसिन एडिनोसिन मोनोफास्फेट से एडिनोसिन डाईफास्फेट, और फिर एडिनोसिन डाईफास्फेट से एडिनोसिन ट्राईफास्फेट बन जाते हैं. ये बनते हैं और टूटते हैं, एनर्जी हासिल होती है और एनर्जी ये लेके फिर बनते हैं. कोवेलेंट बॉन्ड इन एटीपी ये बता दिए. तो एनर्जी वैल्यू. The energy in this bond is released as it breaks. जब ये टूटता है तो एनर्जी हासिल होती है. एंड इन ऑर्गेनिक फास्फेट, फास्फेट जो है फास्फेट ग्रुप, ये पी आई शो किया हुआ है, इन ऑर्गेनिक फास्फेट गेट्स सेपरेटेड फ्रॉम एटीपी. एटीपी से ये अलहदा हो जाता है. द ब्रेकिंग ऑफ वन फास्फेट बॉन्ड रिलीजेज अबाउट 7.3 किलो कैलोरीज पर मोल ऑफ एटीपी. एटीपी प्लस वाटर, ये प्रोसेस बताया हुआ है. तो एक फास्फेट ग्रुप जो है वो अलहदा हो गया और एडीपी बन गया, एडिनोसिन डाईफास्फेट, प्लस एनर्जी कितनी 7.3 किलो कैलोरीज. ये आज का काम है. मैथ का क्वेश्चन नंबर हमने 4 तक कर लिए थे. क्वेश्चन नंबर इसका 5 पार्ट है. x माइनस 2 ओवर एक्स स्केयर प्लस 6x प्लस 9 माइनस एक्स प्लस 2 ओवर 2x स्केयर माइनस 18. नीचे वालों को फैक्टराइज करें तो एक्स स्केयर प्लस 6x प्लस 9 है, ये 3 स्केयर है, ये एक्स स्केयर है, ये इसका पूरा प्रोडक्ट है. तो ये बन जाता है x प्लस 3 होल क्यूब होल स्केयर, x प्लस 3 होल स्केयर. या जैसे इस तरह फैक्टराइज कर लें तो फिर भी वो फैक्टराइज बन के x प्लस 3 बन जाता है. ठीक है. फिर देखें ये एक्स स्केयर, ये 3 स्केयर, और ये उनका प्रोडक्ट 2 इंटू एक्स इंटू 3. तो ये कंप्लीट स्केयर है किसका, x प्लस 3 का. x प्लस 3 होल स्केयर हो गया. इसको फैक्टराइज करें, 2 कॉमन लें, एक्स स्केयर माइनस 9 आ गया. तो x का स्केयर 9 3 स्केयर, एक्स स्केयर माइनस 3 स्केयर, तो वो एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस हो गया. तो 2 इंटू एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3. तो ये फैक्टराइजेशन आ गई. अब इनका एलसीएम क्या होगा, जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो एक दफ़ा और जो अनकॉमन है वो भी साथ आएंगे. 2 अनकॉमन है 2, एक्स प्लस 3 कॉमन है एक्स प्लस 3, और ये एक्स प्लस 3 एक अनकॉमन है. एक्स प्लस 3 एक तो कॉमन हो गया और एक अनकॉमन भी आ गया, और एक्स माइनस 3 ये भी अनकॉमन है, ये भी आ गया. ये एलसीएम आ गया. एलसीएम फिर देखें, कॉमन एंड अनकॉमन फैक्टर्स सारे आते हैं. 2 अनकॉमन, एक्स प्लस 3 कॉमन, एक्स प्लस 3, और एक एक्स प्लस 3 इसमें ज़्यादा है, वो एक्स प्लस 3 अनकॉमन भी आ गया, एक्स माइनस 3 वो भी इसमें आ गया. एलसीएम ये बन गया. एलसीएम जब बन गया तो फिर हमने एलसीएम को ही इससे मल्टीप्लाई करना है, अलहदा लिख के मल्टीप्लाई कर लें. तो इसमें से एक्स प्लस 3 ये कट गया, एक्स प्लस 3 ये रह गया. इसको एक्स माइनस 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 इंटू क्या आ गया, एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2. और दूसरे इधर ये x माइनस 3 एक्स प्लस 3 और 2 और x माइनस 3 एक्स प्लस 3 ये कट गया.
तो x+2 इंटू x+3 रह गया। तो इसको मल्टीप्लाई करें, सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाता है, ये आ जाता है 2 इंटू दिस। फिर इसको सिंप्लीफाई करें, लाइक टर्म्स को प्लस माइनस करें तो ये आ गया। तो ये ऊपर वाला अगर फैक्टराइज होता हो तो कर लो, नीचे से कोई फैक्टर कटता हो तो काट लें, ये होता ही नहीं है, तो यही आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/x माइनस वन माइनस 1/x प्लस वन वगैरह। तो पहले इनमें से दो दो को करें, सॉल्व करें। पहले 2 को सॉल्व किया, एलसीएम लेना आसान होता है, सारे का इकट्ठा करेंगे तो एलसीएम बहुत बड़ा हो जाएगा तो मुश्किल हो जाएगा। इस 2 पार्ट्स को करें, इनका एलसीएम ये आ गया, सॉल्व करें, x+1 x -1 एलसीएम आ गया। तो इसको जब इस एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे तो x+1 रह जाएगा, वो आ गया, माइनस इसको एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे तो x-1 आ गया, माइनस है बाहर, इसको ब्रैकेट में लिखें, क्यों, इस माइनस की वजह से ये साइन चेंज होना है। ये साइन चेंज हो गया तो x माइनस एक्स ये कट गया, 1 + 1 2 हो गया, 2/x² -1 x+1 x -1 ये बन गया x² -1 -2/x² + 1। अब इसको फैक्टराइज करने का फ़ायदा कोई नहीं, क्यों, x+1 और x -1 पहले हुआ था, तो इसलिए कि इसका इसके साथ तो कोई फैक्टर कॉमन है ही नहीं, तो इसको इसी शक्ल में लिख लिया, क्योंकि डिफरेंट फैक्टर्स हैं। तो इसी तरह दोनों फैक्टर से इनका एलसीएम आ जाएगा। इसका एलसीएम, इन दो का एलसीएम आ गया x² -1 इंटू x² + 1। उसी तरह इस एलसीएम को मल्टीप्लाई किया तो बाकी रह गया x² + 1, उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इसका x² + 2 कट गया और x² -1 2 से मल्टीप्लाई होके ये आ गया, माइनस भी है बाहर, साइन भी ये चेंज होगा, तो ये कट गया, आ गया 4/x² -1 और x² + 1। ये थर्ड फार्मूला से फिर हो गया x² और -1² तो x4 -1। अब इसके साथ फोर्थ पार्ट है ये, तो इनका देखें तो एलसीएम एक जैसा ही है, एलसीएम वही आ गया, तो इसका 4 आ गया, इसका 4 आ गया, 4 - 4 0, 0/this तो 0, आंसर आ गया। इसको करें, प्रैक्टिस करें, फिर समझ ना आए तो पूछें, और अपना काम जो है फिज़िकली स्कूल आके चेक कराएं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है, ये उससे सिंपल है, एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये उससे आसान है। परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन एंड सिंप्लीफाई। ये मल्टीप्लाई है या डिवाइड है, मल्टीप्लाई है तो उसको फैक्टराइज करें, जो फैक्टर कट जाते हैं वो काट दें, फिर ऊपर वाले ऊपर, नीचे वाले नीचे रह जाएंगे। x² माइनस ये 7² है, x² -7² थर्ड फार्मूले के लिहाज से x+7 और x -7 बन गया, और ये वैसे का वैसे ही, तो ये फैक्टर x+7 कट गया, और ये जो है ये मल्टीप्लाई लिख दिए, ये और ये, इनको मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसमें से देखें 4 कॉमन आ जाता है, बाकी x -3, नीचे x² -9 है, x² माइनस और ये 3² हो गया। थर्ड फार्मूला बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, और पहला और फर्स्ट एंड सेकंड भी बहुत यूज़ होता है, सबसे ज़्यादा थर्ड फार्मूला यूज़ होता है। तो ये 3 फार्मूले तो बहुत ही ज़्यादा आने चाहिए, बाकी फार्मूले भी आने चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा ये 3 फार्मूला, पहले 3 फार्मूला यूज़ होते हैं। तो ये x+3 x -3 आ गया, डिवाइडेड बाई, इसमें से देखें तो 2 कॉमन आ जाता है, 9 - x² आ गया। ये जो x² + 6x + 9 ये पहले भी आया है, तो वहाँ भी हमने फैक्टराइज किया है, इसको फार्मूला बन जाता है, ये आया था x² + 6x + 9, तो ये x+3 होल स्क्वायर बन जाता है। तो यहाँ ये x+3 होल स्क्वायर बन गया, यानी x+3 प्लस इंटू x+3, ऐसे फैक्टराइज कर लें या स्क्वायर से सॉल्व कर लें, और ये 2 × 9 - x², 9 जो है ये 3² है, ये 3 + x 3 - x आ गया, तो 4 इंटू ये फैक्टराइजेशन हो गई,
अब डिवीजन है, डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज करना है, मल्टीप्लाई में चेंज करें तो आप जानते हैं कि इसका रेसिप्रोकल लेना है, नीचे वाले नंबर को ऊपर, ऊपर वाला नीचे, अपसाइड डाउन करना है। ओके, रेसिप्रोकल अपसाइड डाउन करना, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर चेंज हो जाए। तो अब देखें जो फैक्टर्स कैंसिल होते हैं वो कर दें, x माइनस थ्री, एक्स माइनस थ्री, ये x माइनस थ्री कट जाएगा, x प्लस थ्री, एक्स प्लस थ्री के साथ कट गया, टू है, टू टू ज़र फोर, टू आ गया, टू आ गया, ऊपर वाले फैक्टर सारे कट गए, ये x प्लस थ्री, थ्री प्लस एक्स एक ही बात है, x प्लस थ्री या थ्री प्लस एक्स एक ही बात है, ये कट गया, ये इसके साथ कट गया, ये इसके साथ कट गया, टू टू ज़र फोर आ गया, टू ओवर आ गया थ्री माइनस एक्स, यही आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स सिक्स माइनस वाई सिक्स ओवर एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र, और ये फैक्टर है। तो ये दो फार्मूलों से यूज़ हो सॉल्व होता है, एक क्यूब वाले से और एक स्क्वायर वाले से। हमने क्यूब वाले से किया, स्क्वायर वाले से किया है, तो ये किसका स्क्वायर है, एक्स क्यूब स्क्वायर, और ये वाई क्यूब स्क्वायर, स्क्वायर आ गया ना। तो स्क्वायर में हम क्या करते हैं, एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस, ये हो गया, ओवर दिस हो गया, फिर ये आ गया। तो इसकी बजाय अगर हम इसको क्यूब के फार्मूले से करते तो वो भी सिंपल था, चलो इसी से करो। अब एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब जो है वो फार्मूले से एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्र प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्र, और ये भी उसी तरह इन फार्मूलाज का देखें, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, क्यूब को छोड़ दें लिख लें, फिर दोनों का स्क्वायर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, इसमें भी देखें एक्स क्यूब को छोड़ दें, ये लिख लिया एक्स प्लस वाई और एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, फिर इनका प्रोडक्ट एक्स और वाई का प्रोडक्ट, सिर्फ प्रोडक्ट, टू नहीं साथ आएगा, और साइन इसके अपोजिट है, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, तो ये इसको फैक्टराइज कर दिया, ओवर ये आ गया जो भी लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई ये आ गया, इसको ये आ गया, इसको ऐसे ही रहने दिया, फिर ये आ गया, आंसर ये आ गया, ऊपर भी आ गया एक्स फोर प्लस एक्स स्क्र वाई स्क्र प्लस वाई फोर, नीचे भी यही आ गया, तो इक्वल वन। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करें तो वो भी यही आ गया, ये, और नीचे भी यही है, तो ये कैंसिल हो के वन आ गया। इसकी प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो मैथ तो प्रैक्टिस से ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है इसका, एक्स स्क्र माइनस वन ओवर एक्स स्क्र प्लस टू एक्स प्लस वन, ये देखें तो कंप्लीट स्क्र हो जाता है, ये एक्स स्क्र ये वन स्क्र, तो एक्स प्लस वन होल स्क्र बन जाता है, ये प्रोडक्ट भी उसके साथ है। एक्स स्क्र माइनस वन, ये एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन बन जाता है, ये एक्स प्लस फाइव है, तो ये होगी फैक्टराइजेशन इसकी। यहाँ एक बात नोट करें ज़रा कि उसने क्या किया हुआ है, ये वन माइनस एक्स है, तो ऊपर तो हमारा आ रहा है ना, इसको फैक्टराइज करें तो एक्स माइनस वन और ये एक्स प्लस वन, तो ये एक्स माइनस वन माइनस एक्स था, इसका एक्स माइनस वन कैसे बन गया, तो इसमें से असल में माइनस एल कॉमन लिया है, तो माइनस जब कॉमन लेंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो एक्स प्लस का हो गया तो एक्स माइनस वन बन गया, वो माइनस जो कॉमन लिया है वो ये आ गया है। ठीक है, किसी को वन माइनस एक्स है, इसको एक्स माइनस वन बनाना है तो माइनस कॉमन लिया, माइनस आ गया, अगर इसको वापस इसको वन माइनस एक्स बनाना है तो माइनस कॉमन लेंगे, वो पहले आ गया। एक जैसे फैक्टर बनाने के लिए इसका कॉमन लिया माइनस, इसका माइनस वन कॉमन लिया, माइनस कॉमन लिया, तो ये बन गया। अब इसमें जो कैंसिल होते हैं कैंसिल कर दिए, अब माइनस ये आ गया, और ये एक्स प्लस वन से काट गया, बाकी ये आंसर आ गया, माइनस भी साथ है। सिमिलरली ये इसका फिफ्थ पार्ट है, इसमें से तो
सिर्फ कॉमन ही लिया है, कोई और कुछ नहीं किया। इसमें से x कॉमन लिया तो ये बन गया x प्लस वाई, इसमें से x कॉमन लिया x प्लस वाई, इसमें से x कॉमन लिया x माइनस 1। ठीक है जी, x माइनस 1 तो इसने, अच्छा ये डिवीजन है, इसको मल्टीप्लाई में भी चेंज कर दिया, x इंटू एक्स माइनस 1। इसमें से y कॉमन लिया तो आ गया x माइनस 2। ठीक है, ये डिवीजन था तो इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया, रेसिप्रोकल हो गया उसका। तो अब सारे कट गए जो कटते हैं, लाइक फैक्टर्स हैं वो कट गए, y से कट गया, x से कट गया, x प्लस वाई एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई से कट गया, तो x इंटू एक्स माइनस 2 ओवर वाई इंटू वाई एक्स माइनस 1 ये आ गया। आज का काम ख़त्म हुआ।